मैं आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से हेडिंग डालिए। मुझे पता है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने खत्म करा दी थी और मुझे ये भी पता है उसका हाइड्राइड स्टार्ट करा दिए थे, बट बहुत लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ और फिलर्स डालने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करना है आपका आज का काम। सो ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने बात कर ली थी। लेट्स अगेन फोकस। दिस इज ग्रुप 15। ग्रुप 15 की किस चीज को लेके मैं बात कर रही हूं फिर से? तो आई एम नॉट गोइंग टू रीस्टार्ट विद इनर्ट पेयर इफेक्ट और समथिंग लाइक दैट, नो। कुछ ऐसी चीजें जो जरूरी हैं फिर से बात करनी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओनली वन थिंग, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी इस ग्रुप की? एक ही थी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -3। -3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी। क्यों डिक्रीज हो रही थी? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। वी हैव डिस्कस्ड इट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अगेन। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जाम्पल बहुत जरूरी है मेरे लिए। वो एग्जाम्पल दूं उसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक चीज यहां बात करना चाहूंगी। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि नाइट्रोजन पर, जैसे कि फास्फोरस पर, उसके नीचे के मेंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे नहीं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। So it is, these are the common negative oxidation states available in this family. लेकिन यही एक बात मैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ले लेती हूं, क्या ये दोनों मेंबर ट्राई नेगेटिव आयंस शो करेंगे, एनायंस बनाएंगे? हमने लास्ट क्लास तक ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बात करी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, and that bond most probably we discussed were covalent bonds. लेकिन अब मैं आज थोड़ा कैटेगरिकली मेंशन करना चाह रही हूं, क्या ये वाले आयंस पॉसिबल हैं इस ग्रुप के? कौन से आयन? एलिमेंट ई हैविंग -3 चार्ज। ट्राई नेगेटिव आयंस की बात हो रही है। जैसे ऑक्सीजन का 2- आयन वी नो बड़े आराम से पॉसिबल है। फ्लोरीन का माइनस वाला चार्ज बड़े -1 आयन बड़े आराम से पॉसिबल है। तो क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस के ट्राई नेगेटिव आयन भी पॉसिबल हैं? उसके नीचे वालों में तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए बात ही नहीं हो सकती। -3 आयन की बात हो ही सिर्फ दो के लिए सकती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। यस इट इज पॉसिबल। किस तरह से? देखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस नॉट शेयरिंग नो कोवेलेंट बॉन्ड। तो N3- आयन इज पॉसिबल, ये एनायन बनता है। क्यों बनता है ये लिखिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल साइज। बहुत छोटा होने की वजह से क्या, देखिए अब आप ज्यादातर सवालों के जवाब में मेरे को साइज दोगे, लेकिन सिर्फ साइज से आप उस चीज पर नहीं पहुंच पाओगे, अगला स्टेप आपको आना जरूरी है। बहुत छोटा साइज होने की वजह से इट कैन एकोमोडेट 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस खींच के रख सकता है। न्यूक्लियर चार्ज इतना लग रहा है बाहर वाले शेल पे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, तीनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिसीव हुआ और वो अंदर रुक गए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था। तो N3- इज पॉसिबल। ये आयन, एज आयन बात हो रही है प्लीज, नॉट एज म्यूचुअल शेयरिंग समथिंग लाइक दैट। ये पॉसिबल है। और ये कहां बन सकता है, किधर मिलेगा मेरे को? ये किसी भी बड़े तगड़े मेटल के साथ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। ये आयरन कॉपर नहीं जो डी ब्लॉक में आते हैं। सबसे अच्छे मेटल्स कहां मिलते हैं? अच्छे मेटल्स का मतलब वो नहीं होता जो लश्चरस होते हैं, हार्ड होते हैं, हमें रोजमर्रा की लाइफ में फर्नीचर में दिखते हैं, बिल्डिंग्स में दिखते हैं। नो, अच्छे मेटल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की बड़ी जबरदस्त ईज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायंस बनाने की बड़ी जबरदस्त ईज होती है। केमिस्ट्री के लिए मेटालिक नेचर ये है, लेकिन एक लेमैन के लिए मेटल मतलब जो हार्ड हो, जो मजबूत हो। जी आयरन सबसे अच्छा मेटल है? नो। केमिस्ट्री वाले के लिए कौन सा अच्छा मेटल है? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर दे। तो वो तो एस ब्लॉक के ही होंगे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दे आर हैविंग लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो लिथियम के साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड जो मिलते हैं, ये पिछले साल एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था।
कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में अकेला लिथियम है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। आज फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन का -3 टिक सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? सिर्फ लिथियम जैसे या सोडियम जैसे या मैग्नीशियम जैसे मेटल्स के साथ। तो क्रिस क्रॉस करके अगर मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना हो तो लिथियम की तो +1 ही होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट रूल है, तो क्या बन जाएगा? Li3n। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ भी ये पॉसिबल है। एनामोलस प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं, जो लोग सीरियसली आज भी सोचते हैं, जागना चाहते हैं आज भी कि मेरे को कंपटीशन में घुसना है, उनको याद दिला रही हूं बार बार, लिथियम के डायगोनल में आता है मैग्नीशियम, और डायगोनल रिलेशनशिप होती है, जैसा लिथियम बिहेव करता है बहुत हद तक मैग्नीशियम भी वैसा ही बिहेव करता है, तो मैग्नीशियम का भी नाइट्राइड इसका मतलब पॉसिबल होगा। बस फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, इसके ऊपर 2+ चार्ज, इसके ऊपर -3 चार्ज, तो कर दो क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां 3 और यहां 2। ये दोनों मैंने वो एग्जांपल लाके दे दिया आपको जिसमें नाइट्रोजन एज ट्राई नेगेटिव एनायन है। सेम इज विद कैल्शियम। तो नाइट्रोजन का -3 एनायन की फॉर्म में होना इज दीज एग्जांपल्स, एज वेल एज फास्फोरस का -3 एनायन भी पॉसिबल है। दोनों ही पॉसिबल हैं। आपको फास्फोरस का -3 भी मिलता है, कैल्शियम फॉस्फाइड। मैं आपके सामने कैल्शियम फॉस्फाइड का एग्जाम्पल लिख रही हूं, आपकी एनसीईआरटी में बीच में एक जगह पे मिल जाएगा, अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन कंपाउंड्स के रिएक्शन में अभी आप देखेंगे आज जो होमवर्क होगा उसमें कैल्शियम फॉस्फाइड आपके सामने आएगा। तो वहां आ गया तो मतलब फॉस्फाइड आ गया, फॉस्फाइड आ गया, और हम समझते हैं हमें एनसीईआरटी में अलग से लेबल डाल के दे रखा होगा। बस यहां हम टीचर्स का काम आ जाता है कि उन टॉपिक्स को खोल के एक टॉपिक में डाल दें, एक अलग हेडिंग बना दें बस। सो ये आपके पास मैंने आज डिस्कस करना था कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है विद आयोनिक चार्ज, मींस इन आयंस। तो आयंस को लेके ये बात खत्म हुई। एक और चीज की मैं बात करूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट की हेडिंग में ही, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? जो भी मैं आज पढ़ा रही हूं वो आज के टेस्ट में पिछली क्लास के मटेरियल से मर्ज होके दिया जाएगा। आते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन। यानी एक मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा हो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही हो, ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही हो। डिस्प्रपोर्शनेशन इज दिस। आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं HNO2 के सामने। पहले तो मुझे आप सबसे क्या चाहिए? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, अपने लिए बताइए, मेरे लिए नहीं। अपनी कॉपी में लिखिए। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और इसमें दिख रही है ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 तो नाइट्रोजन की +2। ये एक उदाहरण है, एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रपोर्शनेशन को ऑक्सीडेशन स्टेट के अंडर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये खेल सारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का है। हर वो चीज डिस्प्रपोर्शनेट कर सकती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हो जिससे ऊपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब होता है ऑक्सीडाइज होना, और एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो जो उससे कम हो, लोअर हो, उसमें जाने का मतलब होता है रिडक्शन। अब आपको समझ पड़ेगी क्यों मैंने रेडॉक्स रिवाइज करने की जल्दी की थी, क्योंकि मुझे पता था आगे के चैप्टर्स में भर भर के रेडॉक्स आना है। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट के हो रहे हो, उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अपना ही खुद से खुद ने ऑक्सीडाइज किया और रिड्यूस भी हो गया। इसको कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन की शर्त मैंने आपको बता दी, उस पे इसी में आपके सिलेबस में अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या HNO3 डिस्प्रपोर्शनेट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और लास्ट क्लास में मैं ये बात सेट कर चुकी हूं, आप सेट कर चुके हो, इस ग्रुप में +5 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल नहीं। तो HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में तो शिफ्ट हो सकता है, +2, +4, +3, माइनस में भी जाने को, -3 तो आज तो और सेट कर दिया हमने, जा सकता है, लेकिन ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता। इसलिए यहां पर नो डिस्प्रपोर्शनेशन इज पॉसिबल।
अब जब मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन बता दिया तो मैंने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी एग्जाम्पल आपको मैं दे सकती हूं आज के टेस्ट में, डीपीपी में, कि क्या इनमें से कोई ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा या डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सभी को आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया है, राइट। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट के क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखा है। सो इफ आई आस्क यू कि भाई आपको इस कंपाउंड में डिस्प्रपोर्शनेशन मिलेगा क्या, आपको क्या करना है? जैसे क्लोरीन का केस है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 से ज्यादा क्या पार्टिसिपेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +7। अब आपको मैं इस वाले ग्रुप से एग्जांपल देना चाहूं तो इस वाले ग्रुप से एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूं, H3PO4, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे। मुझे आप लोगों से चाहिए कि क्या यहां पर मिलेगा डिस्प्रपोर्शनेशन, योर टेक। नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप निकालें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सबसे ज्यादा है, +5। Raise hand if somebody is struggling in this oxidation state calculation, right? Phosphorus, अब algebraic method लगाते हैं पहले, 3 हाइड्रोजन है तो +3, जिसकी निकालनी है उसका x, 4 ऑक्सीजन है, पता नहीं, देखते हैं गलत की सही, -8 इज इक्वल्स टू 0। बताना यश x कितनी वैल्यू, +5। फिर मुश्किल था, +5। चलिए, सो +5, भाई जब देखो एनसीईआरटी में आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, एटलीस्ट एल्जेब्रिक मेथड एक्सपेक्टेड है, बट एनीवेज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आई तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि भाई ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई मेरे पास। प्लीज स्टिक टू योर फंडामेंटल्स। सो ये आपके पास बात मुझे जो करनी थी डिस्प्रपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके, कुछ फिलर्स थे जो लास्ट क्लास में मिस हुए थे, तो वो मुझे आपके साथ मेंशन करना था। तो अब हम आ जाते हैं किस चीज पर, एक जनरल चीज पर। हाइड्राइड शुरू करूं उससे पहले एक जनरल चीज पे आते हैं। इस ग्रुप का नाइट्रोजन, पहले तो ग्रुप लिख लीजिए, नई हेडिंग है, ये डलनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर मैं देखूं तो इन ग्रुप्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी बनेंगे, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, जो भी बनेंगे रैंडमली, इस ग्रुप के कंपाउंड्स का नेचर, राइट, कंपाउंड्स जनरली उनका नेचर क्या होगा। अब नेचर से क्या मतलब है, नेचर से मतलब है वो कोवेलेंट बनेंगे, वो आयनिक बनेंगे, या 50%, या पता नहीं, जो भी कुछ। जनरली आप देखोगे इस ग्रुप के कंपाउंड्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आर जनरली कोवेलेंट। वो क्या बनेंगे, कोवेलेंट बनेंगे। इस ग्रुप के कंपाउंड्स आर जनरली कोवेलेंट। जनरली में बड़ा धोखा होता है, लेकिन हाँ जनरली दिया है तो 60-70% तो होंगे कोवेलेंट, और उनका कोवेलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, फिर चाहे वो हैलाइड्स आए, ऑक्साइड्स आए, कुछ भी आए, डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है। जनरली क्या होगा, एक चीज मैं आप लोगों से बिना पूछे, आपको बिना एम्बैरेस के रिवाइज कराती हूं। फजान्स रूल, क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, उसके बिना अगेन ये चैप्टर अधूरा है। तो अब ध्यान से फजान्स रूल 1 गो में, 1 टेक में समझिएगा, फिर वापस इस पे लौटूंगी, इसीलिए इसकी अलग हेडिंग बनाई है। एनसीईआरटी भरा पड़ा है इससे, ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा है। तो ध्यान से पहले फजान्स रूल समझिएगा। जहां बात आती है कोवेलेंट कैरेक्टर की, मेरे को मेरे +1 का फजान्स रूल समझ आता है। अच्छा, कुछ बच्चे, और गलत नहीं है वो लोग, कुछ बच्चे एक तुक्का मारते हैं और जो 80% सही भी बैठता है। जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो नीचे कैटायंस बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर होता है। 80% टाइम आप इसमें कामयाब रहेंगे, लेकिन वो जो 20% टाइम है एग्जाम में, वही आता है और उसमें हम गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए फजान्स रूल समझना आप लोगों के लिए दोबारा जरूरी है। फजान्स रूल क्या कहता है, कहीं पर भी अगर छोटा कैटायन हुआ, स्मॉल कैटायन या एनायन, बच्चों है ना आवाज मेरी? यस मैम।
तो छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, और अगर जहां मैं कैटायन एनायन के साइजेस में फर्क ना कर पा रही हूं, आसपास के हो, अड़ोसी पड़ोसी हो या सिमिलर हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स ही 3 दे दिए, अब उसमें कैटायन भी सेम है, एनायन भी सेम है, क्या करोगे? साइजेस सेम हो गए। फिर तीसरी चीज आती है, और अक्सर इस तीसरी पे ही लाएंगे आपको, हाई चार्ज। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपने ढूंढ ली, ये तीनों के तीनों किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं? ये तीनों के तीनों, कोई बताएगा मेरी क्लास में से किसी को याद आ गया हो तो? ये तीनों मोर कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ लेके जाते हैं या लेस कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ लेके जाते हैं क्लास में? Not sure. Yeah. नॉट श्योर, ओके। सचिन कह रहा है मोर कोवेलेंट, बिल्कुल सही। ये तीनों चीजें मोर कोवेलेंट की तरफ लेके जाती हैं, ना कि लेस कोवेलेंट की तरफ। जितना ज्यादा बड़ा एनायन, जितना छोटा कैटायन और जितना हाई चार्ज, ये तीनों चीजें किसकी तरफ ले जाती हैं? मोर कोवेलेंट की तरफ। इससे ज्यादा डिटेल आपको देखना है, यस केमिकल बॉन्डिंग भी जल्द ही रिवाइज होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा आज अगर आप केमिकल बॉन्डिंग की बुकलेट का सिर्फ एक पेज देख लें, फजान्स रूल, उसमें बता रखा है इन तीनों के कंडीशन में मोर पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपको पोलराइजेशन नहीं भी मेंशन करना, तो सीधे ये 3 फैक्टर्स देख के आपने मोर कोवेलेंट करना है। अब आती हूं मैं लौट के इस ग्रुप पे जहां ये बात हुई थी। यहां बात हो रही थी भाई कोवेलेंट कैरेक्टर इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या लगता है, बढ़ेगा कि घटेगा? सपोज हेलाइड्स हैं, क्लोराइड्स, सपोज ब्रोमाइड्स ले लिए, मैंने आयोडाइड्स ले लिए, जो भी ले लिए, तो उसमें क्या चीज फर्क है? अगर मैंने सारे ही क्लोराइड्स ले लिए तो सिर्फ इस ग्रुप के मेंबर्स ही तो नीचे जा रहे हैं, तो उसमें कैटायन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? नाइट्रोजन का ये, फास्फोरस का ये, आर्सेनिक का ये, एंड सो ऑन। डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रहा है, और किसका साइज बढ़ रहा है? हैलाइड्स के कंपैरिजन में तो ये नीचे वाले सारे मेंबर कैटायनिक ही होंगे, कैटायंस का साइज बढ़ रहा है। छोटा कैटायन होता तो होता मोर कोवेलेंट, तो छोटा कैटायन किधर है? इधर, ऊपर मोर कोवेलेंट, नीचे लेस कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन दिस फैमिली, राइट? पूरे पीरियोडिक टेबल में रहकर, पूरे ही पीरियोडिक टेबल में आप ये चीज देखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे नीचे घटता है, नीचे नीचे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का रिवर्स। इसको अभी थोड़ी देर में मैं अप्लाई कराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं ये एब्जॉर्ब हो, आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपके सामने आए और आप इसके क्वेश्चंस को में इस फैक्ट को इंप्लीमेंट करें, तब गलतियां हो, ताकि तब हम उसको रिपेयर कर पाए। अभी के अभी करा देने से क्या होता है, वो पकी पकाई खीर सी मिल रही है आप लोगों को और आप रिटेन नहीं कर पा रहे। तो क्लास के एंड में इसी के ऊपर हैलाइड्स और दूसरे कंपाउंड्स में मैं आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें पूछूंगी। ट्राई टू अप्लाई दिस, इसी तरह से आप सीखेंगे। तो ये बात हुई जनरल, इस ग्रुप में कोवेलेंट कैरेक्टर मिलते हैं, और जनरली डाउन मेंबर्स में कोवेलेंट कैरेक्टर कम और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलता है। एक और बात लास्ट क्लास में हुई थी इसी चीज पर जो चल रहा है। तो अभी तक मैंने क्या बात करी? कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में इंफॉर्मेशन शेयर करी, कुछ आप लोगों से मैंने एक जनरल नेचर ऑफ कंपाउंड्स में इंफॉर्मेशन शेयर करी। अब मैं आपसे इंफॉर्मेशन फिर से रिवाइज कर रही हूं कोवेलेंसी को लेके। कोवेलेंसी क्या थी? जब ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी तो कोवेलेंसी भी आई थी। कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। जनरली इस ग्रुप की सबसे कॉमन कोवेलेंसी क्या है? दैट इज 3। 3 बॉन्ड तो हर कोई बना रहा है, लेकिन आपने देखा नाइट्रोजन में मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी थी? 4, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाने में कामयाब है, पॉसिबल है, राइट? और उसका एग्जाम्पल था NH3। NH3 के सामने आया एक H पॉजिटिव, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन ने कहा टेक माई लोन पेयर एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसकी वजह से क्या हो गया? NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्या बन गया? देखिए NH4 पॉजिटिव। इसमें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे। सिमिलरली इसमें भी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे,
NR4 पॉजिटिव, 4 एल्काइल ग्रुप आ गए, 4 हाइड्रोजन की जगह मोनोवेलेंट कोई ले आओ, कोई भी मोनोवेलेंट उठा के ले आओ, वो 3 तो इसके साथ सिंपल बॉन्ड्स बना लेगा लाइक दिस। एल्काइल ग्रुप मिथाइल आ गए तीनों, खत्म। इस लोन पेयर को लेने कौन आ जाएगा? एक और एल्काइल कैटायन आ सकता है, मिथाइल कैटायन होता है जैसे प्रोटोन होता है। मैं यहां पर आपकी सहूलियत के लिए प्रोटोन बना देती हूं, प्रोटोन को ये लोन पेयर दे देगा और अपने अंदर संभालेगा, जोड़ देगा। तो इसको क्या कहते हैं जनरली? अमोनियम कैटायन। अमोनिया से बना है और पॉजिटिव के लिए ईएम होता है, और कैटायन है तो वो भी लिख दिया मैंने। अमोनियम कैटायन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4, लेकिन इसके लिए नहीं उठाया, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। बाकी के मेंबर्स फास्फोरस एंड अदर्स कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स थे, तो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहां तक पहुंच गई? 5। बाकी के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5, फास्फोरस एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर बात हो रही है उससे भी बढ़ के कोवेलेंसी की। यस, पॉसिबल है। हैव अ लुक। PF5, PF5 की मैं बात करूं तो ये रहा फास्फोरस का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 होना चाहिए था। 5 फ्लोरीन को देख के इस 2 ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ भेज दिया, 3D की तरफ। भाई जाओ 5 बॉन्ड बना लो, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। फास्फोरस ने 5-5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, राइट। फास्फोरस ने जब 5-5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब ये फास्फोरस एक और फ्लोरीन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तौर पे लोन पेयर ले सकता है। लालच तो बॉन्ड बनाने का रहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी आती है, और वो भी क्यों? क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अगला कहता है जगह भी है मेरे पास और देने वाला भी मौजूद है, तो व्हाई कांट आई एक्सेप्ट? इट विल एक्सेप्ट एंड इट विल फॉर्म एक फ्लोराइड नेगेटिव एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके PF6 माइनस ये एनायन बना लेगा। अब बताना इसमें कोवेलेंसी कितनी हुई? कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुए? 6। 5 तो सिंपल और छठा इसने किसी से ले लिया, एक बॉन्ड बना लिया, तो कोवेलेंसी कितनी हुई बच्चों इसमें? 6। यानी मैक्सिमम कोवेलेंसी इन दिस ग्रुप कैन रीच अप टू 6। I hope we are noting these things in copies with proper things. ये आपको दोबारा ना मिलता कभी। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इस ग्रुप में आप देखिए, नाइट्रोजन 3 से शुरू हुआ, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, और उसके बाद जो फास्फोरस है उसने 5 तो नॉर्मली दिखा दी, PCl5 PF5। फास्फोरस 6 भी दिखा सकता है, ऐसे ही उसके नीचे का मेंबर आर्सेनिक भी दिखा सकता है। प्रत्यक्ष एनीथिंग? बस ये इसी पे बहुत बढ़िया। अगर आप ना पूछते तो शायद मैं बताती ना। तो यहां पर एक मेरे पास सवाल आता है, भाई जब एक फ्लोरीन आ गया तो एक और भी तो आ सकता था, PF7 क्यों नहीं? मैं कहती हूं, इंफॉर्मेशन देती हूं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लोग अंदाजे से क्या मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? एक इंटेलिजेंट गेस मारना हो तो क्या दे सकते हैं? हाँ जी बताइए। मैम उसके साइज के हिसाब से वो इतने अकोमोडेट नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, यश ने सही जवाब दिया, राइट। फास्फोरस के चारों तरफ 6 अगर फ्लोरीन आए तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। यश इसके लिए अच्छा वर्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आज से करीबन 8-10 साल पहले बोर्ड का क्वेश्चन है कि PF6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन PF7 नेगेटिव क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? 7-7 फ्लोरीन आ गए, 6 तक ठीक था, लड़ाई नहीं हुई, रिपल्शन नहीं हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हुई। 7वें में आते ही स्टेरिक रिपल्शंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट यश? ये वर्ड डालेंगे अब अपनी वोकैब में। बिल्कुल मैम। इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 6 से ऊपर, और ये इंटेलिजेंट गेसिंग शुरू करो कि 6 के ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे होंगे बाकी सब कुछ होते हुए, तो काफी चांसेस है ये स्टेरिक हिंड्रेंस आप यहां पे फिट कर सकते हैं। एनीवेज, ये बात हुई
कोवेलेंसी को लेके। ये सारे लास्ट क्लास के टॉपिक थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपने देखा, मैंने एक्स्ट्रा बताया और उसकी वजह आपके सामने है। सो अब कोवेलेंसी हो गई और सब कुछ हो गया। नाउ आई एम स्टार्टिंग अनदर टॉपिक जो लास्ट क्लास में शुरू हो चुका था। आप इसको लास्ट क्लास के बेसिस पे मत तैयार कीजिएगा, कुछ नहीं बात हुई थी, आज बिल्कुल जीरो से बात कर रही हूं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स होते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स का रिएक्शन विद हाइड्रोजन अगर मैं कराऊं तो मुझे एक ही तरह के हाइड्राइड्स मिलते हैं, एंड दैट इज EH3। दिस इन हाइड्राइड्स के बारे में पहले मैं आपको जनरल चीज बताऊं जो सही तरीके से हाइड्राइड्स को पढ़ना चाहिए। लास्ट क्लास में तो बस एक आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि टेस्ट में हमने डाल रखे थे क्वेश्चन। इनका सबसे पहले आप जनरल स्ट्रक्चर देखो। ई की जगह नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। किसी का भी स्ट्रक्चर बोर्ड्स में आपको ऑब्जेक्टिव में कंपेयर करने को दिया जा सकता है। कैसे? अब देखिएगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एक लोन पेयर इनके पास होगा ही होगा। सबसे पहली कॉमन प्रॉपर्टी सभी हाइड्राइड्स के लिए लिखिए, सिंस दे हैव अ लोन पेयर दैट्स व्हाई दे आर गुड बेसिस। ये अच्छे बेस हैं। हर वो चीज बेस होती है जिसके पास देने के लिए लोन पेयर होता है। अगले आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे गुड बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीगेंड्स। अभी लीगेंड्स के बारे में कोई कुछ पूछना मत, नेक्स्ट चैप्टर्स में लीगेंड्स पे पूरी एक लेक्चर लगाना है मेरे को, वहां बात करेंगे। गुड बेस हर वो चीज जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकती है। अब मैं जो बोलती हूं हर वो चीज जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकती है वो बेस है, मैं यहां लिखती नहीं हूं। ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको आता है तो आप मत लिखिए, आधी क्लास को आता है और आपको नहीं आता, जैसे मैं थी +2 में, अगर आप भी वैसे ही हैं, आपको नहीं आता तो आपको लिखना चाहिए अपने लिए कि मैम ने तो बोल दिया, मेरे बस का नहीं है मैं याद रख सकूं। सो दैट हैज टू बी योर ओन वर्क। डोंट एज्यूम कि मेरे को आ जाएगा, अगर आता है पहले से वेल एंड गुड, डोंट राइट। तो why they are good bases? Because of available lone pair, सारे हाइड्राइड्स। ठीक है। दूसरी चीज, सभी हाइड्राइड्स में अगर आप देखिए जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, और वो क्या है? वो है आपकी NH2NP3। अब NH2NP3 है, इस वजह से 3 बॉन्ड आपके सामने बन रहे हैं और ऑक्टेट पूरा हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सेंट्रल एटम की? लास्ट क्लास में डिस्कस हो भी चुका है। स्टिल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? शौर्य, प्रखर, ऋषिव, समय, जिसने sp2 बोला है दोबारा चेक मारो। कोई और बची है वो भी बोल दो। कुछ चीजें यहां वालों के लिए भी हैं जो आप सुन नहीं पा रहे। ठीक है जी। sp3 ऋषिव का आंसर आया है। हाँ उदीक्ष बोलो बच्चे। मैम मेरे को प्लीज ये बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बेटा जी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो आपको +1 का केमिकल बॉन्डिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा छोटा सा दाना नहीं है जो मैं बता दूं जैसे कि फजांस रूल था। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स टाइम। तो उद्देश्य आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए +1 का रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे ही आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैम प्लीज सेंड मी दिस लेक्चर, आई विल सेंड यू। और आपको बहुत बेसिक देखना है उसका, आप उसको फास्ट स्पीड पे करके देख सकते हैं। सो जिसको भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता उसको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। इट वोंट टेक टू मच टाइम, बट अब आपको चाहिए होगा। क्लियर उदेक्ष? यस मैम। और अगर उससे भी नहीं क्लियर होता है टेल अस। मैं इन शॉर्ट ममता मैम को बोलूंगी आधा घंटे का सेशन जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं ले लेंगी उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन, एंड आई थिंक इट इज कल ममता मैम आधे घंटे का सेशन लेंगी, ब्रॉडकास्ट करेंगी आपके व्हाट्सएप पे। उस टाइम पे आ जाते हो वेल एंड गुड, हाइब्रिडाइजेशन समझ लेना, नहीं तो उसकी फिर कभी और देखेंगे। ठीक है उदेक्ष? क्लियर? ओके मैम। और कल की सूरत में ही करना पड़ेगा, नहीं तो आगे मेरा पूरा चैप्टर जाएगा। सो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है सिर्फ इतना बता सकती हूं सभी लोगों को जो गलत आंसर दे रहे हैं। भाई बॉन्ड बनने से पहले वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दे रीमिक्स, दे रीफॉर्म, दे रीएडजस्ट ईच अदर।
इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इन तीनों ने बॉन्ड बनाना है और लोन पेयर क्योंकि वैलेंस शेल का हिस्सा है उसको मैं छोड़ नहीं सकती, तो ये चारों अपने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को रीबर्थ होता है 4 नए ऑर्बिटल्स का, 4 पुराने मिक्स हुए 4 नए का रीबर्थ हुआ, इसीलिए हाइब्रिड बोलते हैं, इसीलिए वर्ड हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो दीक्षा आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू लिटिल बिट। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp ऑर्बिटल्स, एक s और 3 p, रिजल्ट भी क्या होगा? 4 ऑर्बिटल्स। जब ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करके अपने आप को स्पेस में अरेंज करते हैं जिससे कि इनमें कम से कम रिपल्शन हो और ये स्टेबलाइज हो सके, उस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल। उस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो जिन लोगों ने भी +1 में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है उनको इन चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्या कभी कभी ज्यादा भी आ सकती है। अपने अपने तरीके से उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, बजाय एंजाइटी लेके पैनिक होके मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, उसके बजाय पकड़िए छोटे छोटे बिट्स में जो मैं पकड़ाती हूं। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब, अभी मैंने एलिमेंट ई लिखा हुआ है, मैंने नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ नहीं लिखा। अट्ठाईस मिनट मत लिखिए, चाहे 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये लोन पेयर जो है ये इतना ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर्स को कि इनको थोड़ा सा पास आना पड़ता है उसके रिपल्शन से बचने के लिए। इस वजह से ये जो एंगल है ये 109 से कम है, और अगर मैं अमोनिया का एंगल लिखूं तो 107 है। एक्सक्यूज मी मैम। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? नो मैम। यस हाँ मैम। मुझे यस मैम दिखाई। ठीक है ठीक है। किसने बोला? ये आ नहीं रही? यहां तो सबको तो आ रही है। चलो हाँ जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब आपको मैंने बताना चाहा मेजरली एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आप कैसे बनाओगे? अगर आपको बनाना है तो डैश एंड वेज की फॉर्म में बनाना चाहिए आपको, कि एक इस तरह से, यहां मैंने ये जो डैश बनाया है मींस इट इज अबव द प्लेन, राइट? और जो वेज बना रही हूं मैं वो आपको किस तरह से दिखाना है देखिएगा, like this, which is below the plane। ये टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सारे हाइड्राइड्स में, ये चीज कॉमन है। एंगल बदलेगा, मैंने एंगल जस्ट एक आइडिया दिया है, सारे गुड बेसिस हैं, मतलब बेसिस हैं, गुड बैड तो बात करेंगे। सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री स्पेस में टेट्राहेड्रल है। ये तो बात हुई कॉमन चीजों की। अब बात करते हैं इन्हीं हाइड्राइड्स की अनकॉमन चीजों की, या जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड्स। इफ आई टॉक अबाउट ट्रेंड्स ऑफ हाइड्राइड्स तो लेट मी, सो अब मैं ट्रेंड्स की अगर बात करूं तो सबसे पहला ट्रेंड मैं बता नहीं रही, आप पिछली क्लास की कॉपी से नोट कर रहे हैं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेके जो मैंने बताया था। प्लीज री नोट, क्योंकि अब आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं हाइड्राइड के। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन, मैं नहीं मेंशन कर रही, आप लोग नोट करिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप इसमें आप ट्रेंड लिख रहे हैं, मैं कुछ और लिख रही हूं। अमोनिया कुछ हद तक मिसबिहेव करेगा, विल शो एबनॉर्मली हाई वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके नीचे मैं सिर्फ इतना लिख रही हूं जितना मेरे को लिखना चाहिए, एंड दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिवाय मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिड लिक्विड गैस होने के किसी जगह नहीं मेंशन करेंगे आप लोग। सो यहां पर अब आप ये देख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे डिट्टो कॉपी, उसी को अपनी कॉपी से यहां पे दोबारा उतार लीजिए। एनसीईआरटी से बकायदा वैल्यू कंफर्म करके मैंने आपको बताए थे। सेकेंड, बॉन्ड एंगल्स, ये आप ध्यान से सुनिएगा, अब ये नया है आपके लिए। बॉन्ड एंगल्स पे आती हूं मैं। बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है, इसको समझना जरूरी है,
इसको आप लिख नहीं सकते, पहले समझना कंपल्शन होगा, क्योंकि इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है, इसको समझ सकते हैं, फिर अपनी भाषा में जैसे मर्जी इसको उतार लीजिएगा जो आप समझ सके। बॉन्ड एंगल की मैंने बात करनी थी। ये है मेरे पास नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के हाइड्राइड को कहते हैं अमोनिया। ये रहा लोन पेयर। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने क्या करना है, उसने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा अपने पास खींच के रखना है, जो मैंने रेड कलर के डॉट से दिखा दिया। हाइड्रोजन को तो ये जमा ही कुछ नहीं देगा, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लिया इसने, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसका रीजन भी डायग्रामेटिकली ही कर सकते हैं इसको, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर खींच लिया अपनी तरफ। है जरा सा छोटा, नाइट्रोजन सबसे छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, छोटा सा नाइट्रोजन, उस पे इसने तीनों बॉन्ड पेयर अपने पास खींच लिए, बहुत पास पास आ गए। बहुत पास पास आने की वजह से क्या होगा, यहां पर बहुत पास पास आने की वजह से रिपल्शन बहुत बढ़ गया आपस में, रिपल्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में तीनों के तीनों शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स नाइट्रोजन कमिंग क्लोजर, जिसकी वजह से रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वेरी हाई। एंगल ऐसा सेट होगा कि इनमें रिपल्शन जितना हो सके हम कम कर सके, और वो एंगल क्या सेट हुआ जाके 107 डिग्री। 107 डिग्री दूरी बनानी पड़ी दो बॉन्ड्स को। क्यों? क्योंकि उनके रेड डॉट इलेक्ट्रॉन्स वरना आपस में भिड़ जा रहे थे। ठीक है जी, अमोनिया का बॉन्ड एंगल तो हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं फास्फोरस के बॉन्ड एंगल पे। आप लोग खुद गेस करिएगा जब मैं ये पूरा बना लूं। फास्फोरस का ये हाल है कि थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के मुकाबले। उतना तो नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, बट स्टिल खींचेगा हाइड्रोजन से, लेकिन उतना तेज नहीं खींच पाएगा जितना नाइट्रोजन ने खींचा। तो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज इधर आए। अच्छा, फास्फोरस बड़ा भी है, फास्फोरस बड़ा भी है और इलेक्ट्रॉन के तीनों पेयर्स को उतना पास नहीं खींच पाया, तो मैं कह सकती हूं इनमें जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन आया वो उतना नहीं आया जितना नाइट्रोजन में था। नाइट्रोजन में तो छयों बहुत पास थे, फास्फोरस में ये छयों थोड़े दूर थे, क्योंकि एक तो फास्फोरस बड़ा और उतना पास भी नहीं ले पाया इनको। तो उसकी वजह से नाउ आई कैन से फास्फोरस के केस में, फॉस्फीन बनी है ये PH3, फॉस्फीन के केस में उतना रिपल्शन नहीं है दो बॉन्ड पेयर्स में। सो क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इनके शेयर्ड पेयर में लेस रिपल्शन होगा। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या था? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम था। जब बॉन्ड पेयर में आपस में रिपल्शन कम था तो वो थोड़े और पास आ सकते हैं। क्यों पास आने को उनको मजबूरी हो रही है? क्योंकि भाई ये धक्का दिए जा रहा है, लोन पेयर धक्का दिए जा रहा है, तो बॉन्ड पेयर्स को कुछ हद तक पास आना पड़ा। क्यों? क्योंकि फाइनली तो मॉलिक्यूल को ये मैनेज करना है ना, टोटल रिपल्शन कम। तो जब पता चला इधर फास्फोरस में इस जगह रिपल्शन कम है, तो क्यों ना फास्फोरस के तीनों बॉन्ड्स को थोड़ा और पास कर दें ताकि इस लोन पेयर वाले रिपल्शन से जान छूटे। हुआ ये। तो बॉन्ड एंगल ऋतिक बढ़ेगा कि घटेगा फास्फोरस में? 107 से ज्यादा? कम, और कम ठीक ठाक कम। कहां हमारे पास अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री था, और कहां फास्फोरस में बॉन्ड एंगल हमारे पास 90s में पहुंच जाए। क्या इस वक्त किसी के पास एनसीईआरटी है? मेरे पास तो है, बट आप में से किसी के पास है? खोलिए एनसीईआरटी, हाइड्राइड्स वाला टेबल। नहीं है भाई, बहुत नुकसान में रहेंगे अगर अब एनसीईआरटी हमारे बेसिक में नहीं घुसी, इनऑर्गेनिक में। फिजिकल में मैंने नहीं जिद करी, बट इनऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी इतनी हैंडी रखनी पड़ेगी। जब आप मेरे से पूछेंगे कितना करें, कितना छोड़ें, क्या क्या करें, तब मैं कहूंगी भाई एनसीईआरटी में किसी चीज का एक शब्द दे रखा है, वो तो आप छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। एनीवेज,
किसी ने अगर खोल रखा है तो हाइड्राइड्स के केस में मेरे को बॉन्ड एंगल में बताइए PH3 का बॉन्ड एंगल कितना। इट इज 93.6। 0.6 मैं नहीं एक्सपेक्ट करती आपको याद रहे, 93 याद रहेगा। फॉस्फीन के नीचे लिख लीजिए इसका बॉन्ड एंगल इज 93। उसके बाद 91 अप्रोक्सीमेटली पूरा रहता है। बिस्मुथीन में BiH3 में कोवेलेंट कैरेक्टर ही नहीं है, शेयर्ड बॉन्ड ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, इसलिए प्लीज एंगल नहीं है। तो बॉन्ड एंगल इसका कितना हो गया 93.6। यस 93.6 का 0.6 आप भूल सकते हो बट 93 नहीं। तो बॉन्ड एंगल में फाइनली क्लोज कर रही हूं। अमोनिया का 107, फॉस्फीन का 93, उसके बाद 91, उसके बाद 91, उसके बाद मेरे पास डेटा नहीं है क्योंकि बिस्मुथीन में बना ही नहीं कोवेलेंट। तो कहां हाइब्रिडाइजेशन, कहां बॉन्ड और कहां बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस इन हाइड्राइड्स एज वी मूव डाउन द कर्व। तो ये इंफॉर्मेशन थी बॉन्ड एंगल की। जो कुछ भी स्क्रीन पे नाउ यू कैन राइट इन योर ओन टर्म्स बट विद लिटिल गुड स्पीड, क्योंकि आज मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस होने की वजह से मेरे को आज की क्लास का टारगेट टाइमली पूरा करना है, तो आई आस्क फॉर दैट सपोर्ट। तीसरी चौथी सब कनेक्टेड हैं आपस में, इसीलिए एक साथ लूंगी। थर्मल स्टेबिलिटी लास्ट क्लास में बात हुई थी पर मैं भूल गई क्या बात हुई थी, इसलिए दोबारा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब या स्टेबिलिटी का मतलब बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री में होता है स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट। आप उसको कितना टेम्परेचर तक दे सकते हो, वो कितना झेल सकता है और कितने पे वो टूट जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग उसके जो ट्रू बॉन्ड बने हुए वो कब तक टिक सकते हैं। तो अगर मैं हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे पहले आता है मेरे पास NH3, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का साइज आसपास है, कंपैटिबल है। साइज कंपैटिबिलिटी की वजह से NH बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसानी से टूटता नहीं है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ट्रेंड की बात करूं तो NH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर फॉस्फीन, क्योंकि साइज कंपैटिबिलिटी थोड़ी बिगड़ी। फॉस्फोरस अगर लॉन टेनिस की बॉल है तो हाइड्रोजन टेबल टेनिस की बॉल है, ठीक ठाक गैप आ गया साइज में, बॉन्ड कमजोर, टूट जाएगा, उतना टेम्परेचर फॉस्फीन झेल नहीं पाएगा। उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी का हाइड्राइड एंड लास्ट में आया बिस्मथ का हाइड्राइड। थर्मल स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट, ये हालात है। बिल्कुल इसी के नीचे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करती हूं, रिड्यूसिंग नेचर। हाइड्राइड्स के केस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है वो भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो कहते हैं मैम रिडॉक्स में तो आपने बताया रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या होता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, उसको रिड्यूस कर देना। यहां हाइड्राइड्स के केस में लुईस कॉन्सेप्ट नहीं चलता। हाइड्राइड्स के केस में क्लासिकल डेफिनेशन चलती है, हर वो चीज जो H को इजीली लूज कर दे, छोड़ दे, वो अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, सामने वाले को H दे देता है। क्लासिकल डेफिनेशन तो रिड्यूसिंग नेचर की यही है ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ H इज रिडक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ O इज ऑक्सीडेशन। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो जो चीज H को जितनी जल्दी लूज कर दे वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी NH3 की सबसे ज्यादा है, इसका तो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता, ये तो नहीं देता अपना H, राइट? कौन सबसे जल्दी अपना H दे देगा? जिसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा। तो क्योंकि स्टेबिलिटी का ट्रेंड आपके सामने ऊपर लिखा है, उसका जस्ट उल्टा ही तो होगा। NH3 का बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग कि ये अपना H नहीं तोड़ेगा, इसीलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम। और बिस्मथ हाइड्राइड, बिस्मुथीन का बॉन्ड सबसे वीक होता है, जिसकी वजह से वो सबसे जल्दी अपना H तोड़ देगा, किसी को भी दे देगा, कोई भी रिड्यूस हो जाएगा जो उसके सामने आया। तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए BiH बॉन्ड इज एक्सट्रीमली वीक। बहुत कमजोर बॉन्ड होने की वजह से ये जल्दी टूट गया, H जल्दी रिलीज हो गया, सामने वाला रिड्यूस हो गया। दे आर गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर, दे आर शोइंग गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। लिख लिया सभी लोगों ने इन शॉर्ट? अब
इसके आगे आते हैं ऑलमोस्ट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स। ये पांचों प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स की अगले ग्रुप में भी आएंगी ऑक्सीजन फैमिली में। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट, वो आपको खुद करनी होंगी। डिटो कॉपी दिस, कोई फर्क नहीं है उसमें। अब एक चीज आती है बेसिक नेचर। मैंने शुरुआत में आपको बताया ये सारे हाइड्राइड बेसिक हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर है किसी को डोनेट करने को, किसी को देने को अवेलेबल है। तो मैं इस ग्रुप की अगर बात करूं तो भाई लोन पेयर तो सबके पास है, सारे बेस होंगे, बट मेरे को तो बेसिक कैरेक्टर का नेचर देखना है ना डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, साइज, ऑफ कोर्स इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात हो रही है, साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से क्या होता है? वो एक लोन पेयर बड़े साइज पे फैलता जाएगा, डीलोकलाइज होता जाएगा, बिखरता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे गए साइज इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होने से वो जो लोन पेयर था, जो किसी को डोनेट हो रहा था, कोई उसको आके ले रहा था वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो लोन पेयर जो है डीलोकलाइज होना शुरू हो गया। वो लोन पेयर क्या होना शुरू हो गया बच्चों? डीलोकलाइज, फैलना शुरू हो गया। लोन पेयर डीलोकलाइज होता गया। जितना लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, कोई भी चीज डीलोकलाइज होती है, उसका चार्ज, उसकी डेंसिटी फैलता है तो वो वीक हो जाता है। अगर पेन लोकलाइज्ड है तो ज्यादा होगा, डीलोकलाइज है फैल गया कम होगा, ज्यादा एरिया वॉल्यूम में फैल गया। तो कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है? उसका इफेक्ट कम हो गया, उसका असर कम हो गया, उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो गई। कीवर्ड, लोन पेयर का जो चार्ज की प्रेजेंस थी दो इलेक्ट्रॉन्स की, वो कमजोर पड़ गई। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज। अब जब लोन पेयर इतना फैल गया, उसकी डेंसिटी घट गई, जब कोई उससे लेने आएगा वो सारे को इकट्ठा कहां कर पाएगा देने के लिए? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर का डोनेशन भी क्या हुआ? वीक हो गया। सो लिख लीजिएगा, नॉट एबल टू डोनेट विद ईज। तो मैं कह सकती हूं डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स की बेसिसिटी, therefore डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स की बेसिसिटी यानी डोनेशन की ईज डिक्रीजेस। तो कह सकते हैं अमोनिया इज अ गुड लिगेंड, अमोनिया इज अ गुड बेस, जबकि बिस्मुथीन BiH3 इज वीकेस्ट बेस ऑफ दिस। तो डाउन द ग्रुप लोन पेयर देने की टेंडेंसी, इच्छा शक्ति कम हो जाने की वजह से बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। सम अप दिस थिंग इन योर ओन वर्ड्स। यहां खत्म होता है हाइड्राइड्स और आज के आखिरी के दो टारगेट्स रहते हैं ऑक्साइड्स और हेलाइड्स। यस यश बोलो, क्या पूछना है? मैम स्क्रीन ऊपर कर दो थोड़ी। फिर से बोलना। मैम स्क्रीन ऊपर कर दो थोड़ी। ऊपर कर दूं तो नीचे तो खाली आ जाएगा। अच्छा ऊपर कर दूं, ओके। तुम लोगों का ऊपर करने का मतलब है नीचे कर दो, स्क्रॉल। लो ठीक है। मैम हाँ जी यश बोलो। मैम हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि pH 3 लास्ट में आता है, पर हमने थर्मल स्टेबिलिटी में सेकंड पोजीशन पे रखा है, ऐसा क्यों? भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेना देना, और थर्मल स्टेबिलिटी का बॉन्ड स्ट्रेंथ से लेना देना, दोनों का कोई मेल ही नहीं है यश। मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती। इट्स लाइक मैं एक 11th क्लास के बच्चे को एक ग्रेजुएट से कंपेयर कर रही हूँ, दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स पर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अब हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें मैं सारा कुछ एक साथ कराऊंगी। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट क्या एनसीईआरटी के लिए क्या कंपटीशन के लिए, ठीक है। डीपीपी विल बी हेल्पिंग यू कि क्या ऐसा था मैम ने जो बता दिया और हमारे काम का नहीं था, उसमें हेल्प आपकी सिर्फ डीपीपी कर पाएगी। सो अब आ जाते हैं, हम रिएक्शंस चल रहे थे जिसमें विद हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड्स हमने पढ़ लिया था। अब आ जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन और उससे बनते हैं ऑक्साइड्स।
इस ग्रुप के दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक EO, आपके सामने बता रही हूं, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्रिस क्रॉस अगर मैंने किया तो एक तो बन जाएगा E2O3, राइट, एक बन जाएगा E2O3 और दूसरा 5 के साथ करके बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के साथ, एक ये बनता है और एक बनता है E2O5। दो ऑक्साइड्स इस ग्रुप के मिलते हैं और सभी बनाते हैं, राइट, नाइट्रोजन से लेके आप देखोगे तो ये ऑक्साइड्स बन पाते हैं। बिस्मथ का ये ऑक्साइड इतना फेमसली नोन नहीं है, फेमसली नहीं सॉरी, इट्स नॉट दैट नोन, क्योंकि बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू इनर्ट पेरिफेर, बिस्मथ +5 में टिक नहीं पाता, इसलिए बिस्मथ का पेंटा ऑक्साइड आपको नहीं मिलता। एनीवेज, इसके अंदर ये दो ऑक्साइड्स मिलते हैं। पहले मैं बात कर रही हूं ट्राई ऑक्साइड्स को लेके, राइट, नाम ही बता रहा है, ये है ट्राई ऑक्साइड्स, ये है पेंटा ऑक्साइड्स, और जहां कुछ मर्ज करने लायक होगा वो भी आपको बताओ, ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटा ऑक्साइड। सबसे पहली चीज जो यहां आपको लिखनी है, इसके बारे में एक एक बुलेट में आपको लिखवाती जा रही हूं। फर्स्ट पॉइंट, ट्राई ऑक्साइड्स हो, पेंटा ऑक्साइड्स हो, जो भी हो, फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन ट्राई ऑक्साइड्स। हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं ऑक्साइड्स का नेचर, नॉन मेटल्स हो तो उसके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक, मेटल्स हो तो उसके ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं जो ना तो एसिड हैं ना बेसिक हैं। +1 से उठा के लाऊं तो ऐसे दो ऑक्साइड्स, नहीं, एक ऑक्साइड मैंने आपको +1 में करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके बारे में खूब आपके सिलेबस में बात भी हुई है, पी ब्लॉक ग्रुप 14 क्लास 11 वॉल्यूम 2। वहां हमने देखा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वहां भी दो ऑक्साइड पड़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड तो अच्छा खासा एसिडिक है क्योंकि वो वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड था न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल का मतलब है ना तो एसिडिक बन सके ना बेसिक बन सके कभी भी। लेकिन एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पे एसिड भी बन जाए, जरूरत पड़ने पे बेसिक भी बन जाए। कंफ्यूज होते हैं, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक को एक ही साइड लेके चलते हैं, नहीं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ दोज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में साफ तौर पे ये बात ध्यान रखना, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपको मिलते हैं तो वो आप बड़े अच्छे से जानते हैं होते हैं एसिडिक, और अगर मेटलिक कैरेक्टर दिखता है, मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं बेसिक। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उसके लिए लिख नहीं रही कौन से। अब मैं इस ग्रुप पे आऊं तो सबसे पहले E2O3 की मैं बात कर रही हूं, तो ऊपर ऊपर वाले मेंबर्स क्या हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों मैं एसिडिक बात कर रही हूं, बेसिक क्यों नहीं बोल रही, शुरुआत नॉन मेटल से हो रही है ना ग्रुप की, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो ऊपर से मैं शुरू होती हूं अगर, तो वो मिलेंगे मेरे को क्या, एसिडिक। नीचे आते आते मेरे को क्या मिल जाएंगे, ऑक्साइड्स बेसिक। तो कैन आई से डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ऑक्साइड्स का। इफ आई आस्क यू, आपके अंदाजे से एम्फोटेरिक कौन सा होगा, ऊपर के दो मैंने एसिडिक बता दिए, नीचे वाला मैंने बेसिक बता दिया, बिस्मथ में तो बढ़िया करके मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। आपका गेस क्या आता है, आर्सेनिक और एंटीमनी। एंटीमनी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रेंज कहां से आ गई मेरे पास, या कौन सा है, दिस, इसका ऑक्साइड विल बी एम्फोटेरिक। मतलब ये इतनी पर्टिकुलर चीजें जो हैं आपसे एक्सपेक्टेड हैं ऑब्जेक्टिव कंपटीशन। तो टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर,
लेट मी राइट इट इन अ वे जिससे कि आपको ये कल को 2 महीने बाद भी देखें तो आपको पता चल जाए। N2O3, P2O3 एंड आर्सेनिक 2O3, ये तो तीनों एसिडिक हैं और ये इनका एसिडिक कैरेक्टर। और इसके बाद आप लिख सकते हैं एंटीमनी Sb2O3 is एम्फोटेरिक एंड लास्ट में Bi2O3 is बेसिक। ये आपसे एक्सपेक्टेड है ऑब्जेक्टिव्स में, ये वो चीज है कंपटीशन में जो आपको एकदम टिप्स पे लानी चाहिए। बार बार करके पढ़ के क्वेश्चंस करके ही आएगा ये, ठीक है। आज कुछ लोग पूछ रहे थे पी ब्लॉक पढ़ें कैसे मैम, बुकलेट हो सामने, क्लास नोट्स हो सामने, एक भी चीज नहीं है तो इट विल बी इनकम्प्लीट। दोनों आपके सामने होनी चाहिए, उनको मिक्स करके नोट्स बनाइए। तीसरी चीज एनसीईआरटी, उसको मैं कोशिश कर रही हूँ एक लाइन भी ना छूटे। आई एम ऑलरेडी ट्राइंग इन माई क्लास नोट्स एंड डीपीपी की उसका एक भी चीज ना छूटे। सो नोट मेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात हुई E2O3 यानी कि ट्राई ऑक्साइड के एक बेसिक नेचर की। अब इनको लेके कुछ बुलेट्स, कुछ चीजें, ये तो इनका एसिडिक बेसिक नेचर था, नोटेड। Yes, ma'am. ओके अब मैं आगे आपसे क्या बात कर रही हूँ, फास्फोरस के ट्राई ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड को लेके इंफॉर्मेशन है इंटरेस्टिंग। अब पहले, अब तो पता नहीं, पर पहले एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 के कवर पेज पे, फ्रंट वाले कवर पेज पर फास्फोरस के ऑक्साइड्स की फोटो है। आई थिंक अभी भी वही है, मेरी एनसीईआरटी का तो कवर पेज उखड़ा पड़ा है, मैं देख भी नहीं सकती, बट यस। अब आपके पास मैं बता रही हूँ फास्फोरस के ऑक्साइड को लेके, दे एग्जिस्ट एज डाइमर और ट्राइमर। फास्फोरस के ऑक्साइड्स डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं जनरली। डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, आई थिंक ये टर्म आपको पता होगी क्या होती है, तो लिखिएगा। इसमें मेरे को आपसे कुछ काम है, आपका थोड़ा अंदाजा चाहिए। एक ऑक्साइड फास्फोरस का है P4O6 और एक है P4O10। आप समझ गए होंगे, ये पहले वाला ट्राई ऑक्साइड का डाइमर है, बाद वाला पेंटा ऑक्साइड का डाइमर। डाइमर मतलब 2 यूनिट्स का जोड़ना। तो पेंटा ऑक्साइड वाले में ऑक्सीजन 10 हो गए और ट्राई ऑक्साइड वाले में ऑक्सीजन 6 हो गए। इनके स्ट्रक्चर्स देखिएगा मैं कैसे बना रही हूं। 4p, पहले तो ये ऐसे जुड़ गए, मुझे 4p के साथ 6 ऑक्सीजन भी एडजस्ट करने हैं। हर फास्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। चार ऑक्सीजन एडजस्ट हो गए, मुझे 2 ऑक्सीजन एडजस्ट करने के साथ साथ हर फास्फोरस पे एक एक बॉन्ड बनाने की छूट है। तो आई एम गोइंग टू डू दिस। अब देख लीजिएगा, ये मैंने P4O6 बनाया है कि P4O10 बनाया है। P4O6 एवरीबॉडी। अब मेरे को इसी से P4O10 बनाना है, 4 ऑक्सीजन और एडजस्ट करने हैं। देखिएगा कैसे करती हूँ। कर दिए 4 और, बाकी सारा सेम। बीच में हर 2 पी के बीच में एक एक O और डाल दिया। देख लेना किसी फास्फोरस के मैं 5 से ज्यादा बॉन्ड ना बना दूं। वन इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का डाइमर, अदर इज फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड का डाइमर। क्विक। बनाने के तरीके से कोशिश की है आपको याद करवाने की। ये आपके लिए फास्फोरस के ऑक्साइड्स हुए। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा ऑक्साइड्स। पेंटा ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूं, राइट। सबसे ज्यादा, स्लाइड दिखा, पिछली स्लाइड मेरा नेट चला गया। मेरे को आज तुम सारे लोग 4:30 तक चाहिए, नहीं तो मेरा आज का टारगेट पूरा नहीं होगा। और अगर आज का टारगेट पूरा नहीं होगा तो मेरे को फिर संडे लेना पड़ेगा।
बाकी किसी का कुछ छूट भी जाए नोट करना तो आई मेक श्योर कि आज टाइम से स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाए। पिछली बार वाला मेरे से गलती से डिलीट हो गया था। चलिए, P2O5 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आर्सेनिक का सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद स्टेबिलिटी, देन एंटीमनी। अब आपने देखा इसमें नाइट्रोजन तो मैंने लिखा ही नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड, वही बात दिखाने के लिए मैंने ये ट्रेंड लिखा है। N2O5 इतना पीछे चला गया स्टेबिलिटी, वजह क्योंकि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में। N2O5 जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। की स्टेबिलिटी को लिखिए, N2O5 बहुत कम स्टेबल है। ट्रेंड में वो किधर चला गया वो देखिए आप, पीछे चला गया, और उसकी वजह है N2O5 जो है वो अपने सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, NO2 कैटायन एंड NO3 एनायन। वो एक्चुअली N2O5 की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अपने सॉलिड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है, NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। उसकी कम स्टेबिलिटी की वजह है उसका एग्जिस्ट ऐसे करना कि उसमें दो अलग अलग यूनिट्स ने मिलके N2O5 बनाया है, तो इसीलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इतनी पीछे चली गई। सो राइट वन मोर बुलेट, सारे पेंटाऑक्साइड्स, ऑल पेंटाऑक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी इनके पास एक ऑक्सीजन है जो ये किसी और को दे सकते हैं, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बजाय खुद +3 में आ सकते हैं। ऑल पेंटाऑक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए देखो, इतना कुछ मैं बता रही हूं, आप लोगों को कुछ आ भी रहा है। एक ट्रेंड तुम लोग बताओ पेंटाऑक्साइड्स का। इस स्लाइड पे सब कुछ पेंटाऑक्साइड ही चल रहा है। पेंटाऑक्साइड्स का डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? नवजोत, पेंटाऑक्साइड डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर। मैं पिछली स्लाइड पे बता के आई हूं ऑक्साइड्स का, ट्राइऑक्साइड चल रहा था तब। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम क्लास? ऋषिव, ये तुम्हारा अभी का है? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना है, सॉरी। यस मधुरा, भव्या? मैम डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, बिल्कुल, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे घट रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो यस, इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दोज हु वर अटेंटिव मस्ट बी एबल टू आंसर। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, चाहे ट्राइऑक्साइड हो जाए चाहे पेंटाऑक्साइड हो जाए। एक चीज जो ऊपर मैंने लिखवाई कि ऑल पेंटाऑक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हटा दो तो केमिस्ट्री खत्म हो जाए, एक्सेप्ट P2O5। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर दिखा दिया, डाइमर होते हैं, इतने बढ़िया साइक्लिक स्ट्रक्चर में बैठे होते हैं, ये नहीं लूज करेंगे अपना ऑक्सीजन। दे आर नॉट रेडी टू गिव देयर ऑक्सीजन, क्योंकि इनका आपने डाइमर देख लिया, इतना स्टेबल चीलेट रिंग, सॉरी चीलेट वर्ड बोल दिया, अभी आपके पास आया नहीं है, अगले चैप्टर्स में आएगा। इतना बढ़िया रिंग्ड स्ट्रक्चर को तोड़ के P2O5 कोई ना देता अपना ऑक्सीजन। इसीलिए सारे पेंटाऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर P2O5। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो भी लिख लीजिए। ये सब आपके कंपटीशन में आपसे हमेशा डिमांड की जाती है। N2O5 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ ऑल ऑक्साइड्स जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, उसमें आ जाता है N2O5। नाउ कमिंग टू एंड ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स को एंड करने के लिए नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, यहां हार्दिक ने मेरे से पूछा है, सभी लोग सुन सके, क्या पूछा है? स्टेबिलिटी जो मैंने कुछ थोड़ी देर पहले बताई थी, कहां पर बताई है मैंने स्टेबिलिटी? से अगली स्लाइड पे है ना, ऊपर ऊपर शायद, नहीं वेट, किधर है?
कहा? इस नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, राइट राइट राइट। भाई यहां पर मेरे पास सवाल आया है कि N2O5 यहां क्यों आया, और हार्दिक ने लॉजिक लगाया, जो भी लगाया, मैं आप सबको वो लॉजिक नहीं बता रही, लेकिन मेरे पास जब एक से सवाल आया तो बाकियों से भी आ सकता है कि इसको पीछे नहीं होना चाहिए। यहां पर स्टेबिलिटी P2O5, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की साइज कंपैटिबिलिटी की वजह से सोच ली हमने। सपोज हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी यूं ही सोची ना, फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड फिर भी स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू बिस्मथ और ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन बीच में कैसे आ गया? नाइट्रोजन तो फिर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। N2O5 एक्चुअली में यहां पर वो लॉजिक लग नहीं पाएगा N2O5 के लिए। N2O5 एक्चुअली में आयोनिक फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, दो टुकड़े जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो उतना स्टेबल नहीं है जितने स्टेबल बाकी हैं। तो इसको आप लिंक ही नहीं कर सकते बाकी की स्टेबिलिटी के साथ, सेम रीजन है ही नहीं। अकेला N2O5 है जो कैटायन एनायन की फॉर्म में, और हमें देख के लगता है अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फजान सूल बोला मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। N2O5 एक्चुअली कोवेलेंट है ही नहीं, वो आयनिक हो गया, इसीलिए जल्दी टूट गया, या उसकी स्टेबिलिटी उतनी आई नहीं। ठीक है, चलिए ऑक्साइड्स का ही टॉपिक चल रहा है, एनसीईआरटी ने इसके ऊपर पूरा एक पेज डेडिकेट किया है, वो पूरा एक पेज मैं आपको करवा रही। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं? NO। देखिए थोड़ा गैप दे दे के लिखना, मेरे पास तो इरेजर होता है, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसीलिए आप इसको गैप दे दे के लिखिएगा। पहला लिख रही हूं मैं N2O, दूसरा है मेरे पास NO, तीसरा है मेरे पास कोई ऑक्साइड आप लोगों को भी मैंने पहले लिखवाए हैं, तो कोई ऑक्साइड आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो? N2O मैंने शायद लिख दिया सबसे पहला, NO2, N2O3, N2O5 दोनों ही जो अभी अभी मैं लिखवा के हटी हूं, बिल्कुल सही। एक ट्राई ऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड इमीडिएट पीछे मत लिखना, थोड़ा गैप डालना बच्चों, क्योंकि अभी एक हम मिस कर रहे हैं, वो मैं लिखवाऊंगी। N2O3 और ये रहा N2O5 और इसके बीच में N2O4। अब आप इसको 5 गिने, 6 गिने, जितने भी गिने, बीच में मुझे जहां मौका मिलेगा मैं एक आधा और ऐड कर सकती हूं। आप लोग गैप डालिएगा क्योंकि मैं ऐड करूंगी तो आपके पास जगह नहीं बचेगी। सबसे पहले आता है N2O। N2O का नाम ही पहले तो आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया +1 से एक न्यूट्रल ऑक्साइड लेके आई हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जितना भी +1 का पी ब्लॉक इंटरवीन कर रहा है +2 में सारा बताऊंगी, इसलिए जिन लोगों ने लास्ट ईयर पी ब्लॉक किया, नहीं किया, भूल गए, प्लीज पैनिक मत होइएगा। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेक केयर इन सम वे और दी अदर। तो न्यूट्रल ऑक्साइड एक था कार्बन मोनोऑक्साइड और एक था N2O। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ना तो ये कभी एसिडिक बन सकता है, ना ये कभी बेसिक बन सकता है, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो N2O इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर इसे कोई इनहेल कर ले तो इससे हिस्टीरिक एक्शन आता है, लाफिंग गैस इसी को कहा जाता है, राइट? ये लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक होने का मतलब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 2-3 चीजें इसके बारे में, जितना मैं याद करा सकती हूँ, दिया हुआ तो बहुत कुछ है, बट सारा कुछ बताने का मतलब है सेल्फ स्टडी के लिए कुछ नहीं सोचना, वो मैं नहीं चाहती। सेल्फ स्टडी जो लोग करेंगे वो फिर कुछ कुछ देख पाएंगे बुक्स में। दूसरा आता है मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ये भी न्यूट्रल है। कुल मिला के मेरे पास 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी न्यूट्रल है, NO। और अगर इसकी बॉन्डिंग आप देखें, आप याद रखें तो वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लोएस्ट ऑक्टेट रूल में हम नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर अगली स्लाइड पे बनाऊंगी, एग्जांपल देते हैं, क्योंकि इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है। समटाइम हम कह देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है जी। ऑड इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब ये कि 3-3 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बना रहे हैं। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो शर्तिया ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना है। तो इट डू हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, इट हैज पैरामैग्नेटिक नेचर,
पांचों छहों नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड भी यही है। कमाल की बात है, ऑड इलेक्ट्रॉन होते हुए मोस्ट स्टेबल नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अभी तक तो मैं N2O5 सोच रही थी, थोड़ी देर पहले बात करी है कि नाइट्रोजन का N2O5 ज्यादा स्टेबल है, पेंटा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, बट अभी मुझे क्या पता चल गया, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल ये भी न्यूट्रल, ना एसिड ना बेसिक। वाटर में डालोगे कोई एसिड नहीं बनेगा, कोई बेस नहीं बनेगा। एंड यस, इट इज पैरामैग्नेटिक व्हेन इट इज गैस। सॉलिड्स और लिक्विड्स में डाइमर बन जाते हैं। डाइमर बनने का मतलब अगली स्लाइड पे इसके स्ट्रक्चर के दौरान बताऊंगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं और वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, डायामैग्नेटिक इन लिक्विड एंड सॉलिड, जबकि गैस है तो ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अकेला है, डाइमर नहीं बना पाता। गैस में तो हर चीज अकेली है। तो ये हुई बात नाइट्रिक ऑक्साइड की। अब इजी इजी चीजें आ गई। N2O3, आप देखना मैं N2O3 कैसे बना रही हूं, राइट? मैं आपके सामने बना रही हूं। दो नाइट्रस एसिड लिए मैंने, HNO2 HNO2, इसमें से वाटर निकाल दो बच्चों, H2O, देखो क्या बनता है, NO। रिमूव वाटर, क्या बनेगा, N2O3। कुल मिला के 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकाला और 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बन गया मेरे पास, N2O3। क्योंकि नाइट्रस एसिड में से वाटर निकालने पर ये बना है ऑक्साइड, इसीलिए नाइट्रोजन के ट्राई ऑक्साइड को हम, वाटर निकालना मतलब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो आपको इस तरह से नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड मतलब N2O3, ये हुआ N2O3। इसी तरह से आ जाता है मेरे पास N2O4। अब मैं N2O4 के लिए फिर एक चीज लिख रही हूं, HNO3 HNO3। देखना ये इसमें से वाटर निकाल के यही बनता है या कुछ और बनता है, N2O5 बनेगा ना कि N2O4, बिल्कुल सही। अब मेरे को यहां पर N2O4 के बारे में कुछ दिखाना है आपको, जरा स्लाइड में ऊपर चलिए। N2O, NO, N2O3, N2O4, एक और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है छठा, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नीचे नाम लिख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मैं बात करूं, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर अगली स्लाइड पे आएंगे, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है जिसकी वजह से काफी अनस्टेबल, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, अनस्टेबल है, तुरंत डाइमराइज कर जाए। डाइमराइज करते ही क्या बन जाएगा, अगले वाला, डाइमर ऑफ NO2 इज अगला ऑक्साइड, दैट इज N2O4। तो जो चीज NO2 की वही चीज N2O4 की, सिर्फ एक फर्क होगा, NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके डाइमर में यानी N2O4 में नो ऑड इलेक्ट्रॉन एट ऑल। तो ऊपर वाला पैरामैग्नेटिक, नीचे वाला डायमैग्नेटिक, वो अब आप खुद सोच सकते हैं जब ऊपर वालों में लिखवा दिया। तो पहले तो इस डिटेल को जरा नोट कर लीजिए, आई थिंक हो गया होगा। लास्ट आता है मेरे पास N2O5, ये क्या होगा, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। थोड़ी देर पहले आपने मेरे को बता ही दिया। इसमें से जरा H2O निकाल दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O5। तो I can say it is
एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। ये HNO3 का एनहाइड्राइड है। क्लियर सबको? तो अब आपसे सवाल क्या पूछेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का है, कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक हैं, कौन कौन से डायमैग्नेटिक हैं, कौन न्यूट्रल, कौन एसिडिक, कौन मोस्ट स्टेबल, और अगर एनसीईआरटी की बात मानो तो कलर भी दे रखे हैं, कौन सा कौन सा ब्राउन गैस है, कौन सा ब्लू सॉलिड है, वो सारे आप खुद देखेंगे। सारा टेबल लगाने लगी तो मेरी पूरी एक क्लास। नाइट्रोजन ऑक्साइड का इतना डिटेल में अगर आपसे एक्सपेक्ट करूं तो इस पर लास्ट चीज बच जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स। मेरे बनाने से पहले आपकी कॉपी में बनने चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंदाजा मैं मानती हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का आपके पास होना चाहिए। N2O, NO, NO2 और N2O3 और N2O5 का तो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था, क्योंकि मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी उस वक्त। तो N2O का जगह अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो मैं तो ये प्रपोज करती हूं, बताइएगा सही गलत। मेरी तरफ से तो ऑक्टेट पूरे हो गए सबके। जो मेरे सामने बैठे मैं उन लोगों को दिखा दूं नाइट्रोजन ऑक्साइड पे ये पूरा एक पेज, ये पूरा दूसरा पेज, ये डेडिकेटेड है। सो इमेजिन द इंपॉर्टेंस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑक्टेट शॉक्टेट सब पूरा इसके अंदर देख लीजिए, कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ नहीं, बड़े आराम से दिख रहा है मेरे को, बन गया सब कुछ। ऐसे ही NO का, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसकी वजह से मैंने पैरामैग्नेटिज्म और इसका डाइमर होना वो सब बताया। एनीवेज, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है तो मैंने नाइट्रोजन NO का भी बता दिया। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट, NO2। देखना बच्चों, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन बन गया, बताया मैंने आपको, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। NO2 आपके सामने है। मैं एरो बना रही हूं, अब एनसीईआरटी मानती है भाई 12th के बच्चे बड़े हो गए हैं, एरो ना भी बनाए, सिंगल बोल्ड लाइन बनाए तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सिवाय लोन पेयर देने के और कुछ नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते ही 1 2 3 4 5, तो ये इसने अपना लोन पेयर दे दिया कोऑर्डिनेट करने को, ठीक है। इसी NO2 के बिल्कुल नीचे मैं N2O4 बना रही हूं, क्योंकि डाइमर बनता मेरे को दिखाना। N2O4, तो देखिएगा किस तरह से डाइमर, NO2 ना, दिस। अब आप लोग बताओ मेरे को, मैं इसको N2O4 किस तरह से प्लान करूं? ऑड इलेक्ट्रॉन इन्हीं पे तो बचा है, बना दिया बॉन्ड। मैं आपके सामने उस तरीके से बनाने की कोशिश करती हूं जैसे बच्चे करें, या बच्चे जैसे करते हैं, ताकि ऐसा ना लगे आपको तो आता है पका पकाया देख के बता रहे। तो इस तरह से ही कोशिश हम करते हैं, खुद के लिए भी आपके लिए। सो ये बन गया मेरे पास N2O4 का स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में मैंने N2O3 और N2O5 आपको बता दिया था, वो अब मैं दोबारा नहीं बता रही, फॉर योर सेक लिख रही हूं कि आपने अब इनके स्ट्रक्चर खुद से बनाने। N2O3, N2O5, इतना होमवर्क आपसे एक्सपेक्टेड है। दिस, ये आपने खुद बनाने, जिसका मन करे अभी बनाने को, जिसका मन करे फिर देख के बनाने को, अपनी कोशिश करने को, योर विश। अब मैं आखिरी टॉपिक पे चलती हूं आज की क्लास का, दैट इज हैलाइड्स, क्योंकि मेरे को टाइमली फ्री करना है आपको। दैट इज हैलाइड्स, वेरी सिंपल। ऑक्साइड्स के आगे ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एनसीईआरटी में भी बहुत कम दे रखा है, लेकिन कंपटीशन में इसमें काफी पूछते हैं, तो मैं सारा कुछ कराऊंगा। इसके 2 हैलाइड्स बनेंगे, EX3 और EX5, ट्राइहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स, राइट। ट्राइहेलाइड्स का स्ट्रक्चर मैं यहां बना रही हूं, बिल्कुल अमोनिया जैसा।
ये अमोनिया कैसा था बच्चों? सेम ही था। तो जैसे ये डायग्राम बनता है मेरे को एक +1 का क्वेश्चन याद आ जाता है, डिट्टो कॉपी +2 में। इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? डाइपोल मोमेंट क्या था? सारे बॉन्ड्स का डाइपोल निकाला, सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और एरो का हेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में। पोलर बॉन्ड्स का पोलैरिटी को मेजर करने का तरीका था डाइपोल, और डाइपोल का हेड होता है नेगेटिव की तरफ। टेल पे क्योंकि एक पॉजिटिव साइन अपने आप बन जाता है एक लाइन खींचने से, इसलिए टेल होती है पॉजिटिव वाले की तरफ। इन तीनों का वेक्टर एडिशन नेट एडिशन में अलग कलर से बना देती हूं, दिस। एंड लोन पेयर का दिस। ये दोनों ऑपोजिट हैं, वो बात अलग है, इक्वल नहीं, बट ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, काफी हद तक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो मेरे पास नेट बचेगा इसमें वो थोड़ा सा ये बचेगा। दिस इज इट्स डाइपोल नेट। इसका नेट डाइपोल मोमेंट विल बी, छोटी सी एरो बनाया मैंने क्योंकि काफी तो कैंसिल हो गया इसका। लेकिन NH3 में अगर मैं आती हूं तो NH3 में देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हेड नाइट्रोजन, इसका पोलर इस साइड डाइपोल मोमेंट, इसका इस साइड, इस लोन पेयर का भी इस साइड, ऑल डाइपोल्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन। तो उसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ये लंबी लाइन सारा ऐड हो गया, तो उसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट यानी नेट डाइपोल मोमेंट आपने देख लिया कितना बड़ा। कौन सा ज्यादा पोलर? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो NH3 इज हाईली पोलर एज कंपेयर टू NF3। इस साल हम अपने पास किसी भी लेवल में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल में। सो ये जस्ट हेलाइड्स आए तो एक कंपैरिजन याद आ गया मेरे को, तो मैंने आपको कराया। इट वाज नो वे द पार्ट ऑफ प्लान, बट अब नहीं करती तो कब करती, तो इसीलिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज, इस बहाने मैं ये मानती हूं कि अब हेलाइड्स का स्ट्रक्चर आपको दिख गया, बिल्कुल अमोनिया जैसा, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वही टेट्राहेड्रल, राइट। एक और सवाल पूछती हूँ जो आपको आना चाहिए, एंड आई वांट, बहुत देर से मैं बोल रही हूं, अब मेरे बच्चे बोले अगर हो सके तो। एंगल इसका तो याद करा दिया मैंने, 107 है। क्या लगता है किसका एंगल बड़ा होगा? ऋतिक, श्रुति, एकांश, उदिक्ष, सचिन, यश, अनमोल, समीर, एनी आंसर? NF3 का मैम। NF3। NF3 का एंगल ज्यादा होगा ऐसा जसकीरत का कहना है। ओके, बाकी लोग NH3, बाकी लोग कह रहे हैं NH3 का एंगल ज्यादा होगा। आई विल गो विद जसकीरत। व्हाई? हैव अ लुक। NH3 में फिर से बताती हूँ, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास खींच लिए, बहुत पास आ गए, ठीक है। जिसको भी आंसर बदलना हो, मुझे आपको बदलने की पूरी छूट है, बस एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इतने पास आ गए कि इसमें आपने आज देखा रिपल्शन बढ़ रहा था, बहुत रिपल्शन बढ़ रहा था, तो इसको दूर करना पड़ा, बॉन्ड पेयर्स को एंगल इतना ज्यादा रखना पड़ा, 107 डिग्री। अब NF3 में भाई फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई चीज इस दुनिया में? ना। फ्लोरीन ने शेयर्ड पेयर का नाइट्रोजन, आप भूल जाओ जी, ये शेयर्ड पेयर मेरा हुआ, उससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं ना। कितने दूर हो गए? दे आर फार अपार्ट, दीज शेयर्ड पेयर्स आर फार अपार्ट, मतलब ही नहीं कोई खास रिपल्शन का। देखो कितने दूर कर दिए हम सेंटर से। सो इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज वे लेस, इज टू लेस, इतना कम हो गया कि बॉन्ड पेयर ने कहा आ जाओ पास, क्या जरूरत है लोन पेयर के धक्के झेलने की, पास आ गए, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ। तो बच्चों NH3 से NF3 का बॉन्ड एंगल बहुत कम,
राइट। NF3 का बॉन्ड एंगल, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर बॉन्ड एंगल। क्लियर सबको, जो गलत थे जो सही थे, क्लियर कि बॉन्ड एंगल NF3 में काफी डिक्रीज होगा। लेट्स नॉट फोकस ऑन क्रैमिंग द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंगल, नोबडी विल एक्सपेक्ट इट। उससे अपने पढ़ने का मजा नहीं खराब करना। तो ये आपको याद रखना है। मेरे चैट बॉक्स में भी गरिमा का आंसर NH3 आया है। एनीवेज मेरे को ये भी याद नहीं मैंने क्या पूछा था, इंक्रीज के डिक्रीज। तो ठीक है बेटा, जो आपने आंसर दिया अब उसको कलेक्ट कर लेना। अब आई एम ऑन लास्ट पेज ऑफ माई डायरी। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं, जो इंफॉर्मेशन आपने रिसीव करनी है। इसके आंसर्स आपके सामने आज की क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। अगर कोई इशू होगा कि नहीं ये कैसे, तो आई टेक अप इट इन नेक्स्ट क्लास। जैसे हाइड्राइड्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे और आज पूरा डिटेल फिर से लिया। ऐसे इस टॉपिक के साथ मैक्सिमम के साथ ऐसा ही होगा। इस बहाने दोबारा हो जाते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। सो अब मैं ले रही हूं, सॉरी हेलाइड्स तो था ही, लेकिन हेलाइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो लिखिएगा। देखिए ट्राई हेलाइड्स और पेंटा हेलाइड्स, दो तरह के हेलाइड्स मैंने आपको बताए। रीजन अगर आप लोग एक एक वर्ड में कोट कर सकेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अंदाजा, इंटेलिजेंट गेस आज उसके लिए रेडी किया है। तो देखिएगा, इसमें मुझे पता है ऑल ट्राई हेलाइड्स, दीज आर फैक्ट्स, वी आर फाइंडिंग इट्स रीजंस नाउ। ऑल ट्राई हेलाइड्स एग्जिस्ट, इस ग्रुप के सारे ट्राई हेलाइड एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन Br3 और नाइट्रोजन I3। क्या लगता है क्यों? क्विक इज कंपैटिबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कष्ट कर लो यार, मुंह की दही जो जमी हुई लस्सी बन जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? कष्ट कर लो सभी लोग। साइज कंपैटिबिलिटी बड़ी बर्बाद है NBr3 और Ni3 में। काहे के बनेंगे, क्यों बनेंगे, नहीं एग्जिस्ट कर पाते। तो इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स लिखवा रही हूं जिसके लिए अब आप केपेबल हैं। दूसरा चीज लिखिए, सेकेंड बुलेट, स्टेबिलिटी। NF3 की सबसे ज्यादा, अंदाजा फिर दीजिएगा मेरे को क्या वजह है। थर्मल स्टेबिलिटी है और कुछ नहीं। हाइड्राइड्स में तैयार किया इस चीज के लिए मैंने, बाकी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इसलिए लिख नहीं रही, फिर भी NBr3 लिख दिया। स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये क्यों? मैम NF3 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी साइज कंपैटिबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल सही। साइज कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग। थर्मल स्टेबिलिटी में कुछ और करना ही नहीं है तुम लोगों को, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये ढूंढ लो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है अगर आपने आपसे पूछो, बहुत हो गया यार, साइज कंपैटिबिलिटी। राइट, ठीक है। तीसरी बुलेट आपको ऐसे दे रही हूं, इजी इजी है बहुत, आपके किए हुए आज पूरी क्लास में इसी हिसाब से आपको तैयार किया है। NF3, मैं NF3 की बात कर रही हूं, किसी और की नहीं। ये हाइड्रोलाइज नहीं होता अगर वाटर के साथ आप इसको हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करें। ये आज का लास्ट है, इसके बाद की बुलेट अगली क्लास में जाएंगी, टेस्ट में होगा तो देखी जाएगी, पता नहीं। NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता।